अगला जो तुम लोगों का चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्ड। हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बंध। तो देखना ये जो चैप्टर है इससे लगभग लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हारा नीट में आता है। और ये जो चैप्टर है पूरा पी ब्लॉक को कवर करेगा। तो इसमें जो फर्स्ट हेडिंग है वो होती है वैलेंसी। हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। तो जो वैलेंसी या संयोजकता होती है किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। अगर हम लोग इसी में देखें तो एक टर्म होता है वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता। तो वैद्युत संयोजकता का मतलब क्या होता है? आयनिक यौगिकों पर उपस्थित आवेश। आयनिक यौगिक पर उपस्थित आवेश उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंसी या वैद्युत संयोजकता। जैसे एग्जांपल NaCl, इसको अगर हम लोग देखें तो ये टूट जाता है किसमें? Na प्लस में प्लस Cl माइनस में। तो यहाँ पर ये जो प्लस चार्ज है यही इसका क्या है? वैद्युत संयोजकता। क्योंकि NaCl क्या होता है? आयनिक। ये इसकी क्या हो जाएगी? वैद्युत संयोजकता। तो इसको इतना छाप दो, फिर हम लोग मेन चीज देखते हैं। इसमें हम लोग जो पहला बात कर रहे हैं वो क्या है? वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के संदर्भ में संयोजकता। तो हाइड्रोजन के संदर्भ में संयोजकता हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर कुछ यौगिक ले लेते हैं। NaH, MgH2, BH3, CH4, इसको AlH3, SiH4, PH3, H2S, HCl। ठीक है। तो हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है वैलेंसी या संयोजकता का? कि आउटर सेल या बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या होती है? संयोजकता। लेकिन ये हाइड्रोजन के संदर्भ में जब संयोजकता बताता है तो उस टाइम पर संयोजकता हमारी गलत आती है। कैसे?
देखोगे तो यहाँ पर सोडियम +1 है, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन +4, ये -3, ये -2 और ये -1। जबकि क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर के बाह्यतम कक्ष में 6, फास्फोरस के बाह्यतम कक्ष में 5, सिलिकॉन में 4, एल्यूमिनियम में 3, मैग्नीशियम में 2 और सोडियम में 1। तो हमारा डेफिनेशन बोलता है कि आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी। तो फिर वैलेंसी यहाँ से डिफाइन नहीं होती, तो फिर हम लोग दूसरा टर्म लेके आते हैं, वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो अब हम लोग ऑक्सीजन के संदर्भ में संयोजकता या वैलेंसी को बताएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे क्या, Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, SiO2, इधर पे फास्फोरस, P2O5, सल्फर SO3 और क्लोरीन Cl2O7, 7 दूना 14। ठीक है, तो देखना इसका अगर देखोगे ऑक्सीकरण अवस्था तो ये है +7, ये है +6, ये है +5, ये है +4, ये है +3, ये है +2 और ये है +1। तो यहाँ से देखोगे तो एक चीज फिक्स हो रहा है, वो क्या कि सोडियम और मैग्नीशियम, यहाँ भी सोडियम और मैग्नीशियम ये दोनों ही क्या होते हैं, वर्ग 1 और 2 यानी कि एस ब्लॉक के तत्व हैं, और इन दोनों की वैलेंसी फिक्स होती है। वो कितना होगा, फर्स्ट ग्रुप का जो होता है वो +1 फिक्स रहेगा हमेशा, और जो सेकेंड है ग्रुप यानी कि बोरान परिवार बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम वाले, उनका कितना होगा, सेकेंड, वो भी फिक्स है। इसके अलावा देखोगे तो इधर पर इसका +4 है, इसका -3 है, इसका -2 है, इसका -1 है, यहाँ पर +7 है, +6 है, +5 है। फास्फोरस का यहाँ पे +3 हो गया, यहाँ पर +5 हो गया। मतलब यहाँ पर अब बैलेंसी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी कि एक जगह -1 है और वहीं पर +7 है। तो अब इनकी बैलेंसी की क्या हो गई, लिमिट हो गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, यानी कि हैलोजन परिवार वालों की संयोजकता -1 से लेकर +7 तक हो सकता है। उसी तरह ऑक्सीजन परिवार वालों का -2 से लेकर +6 तक, और फास्फोरस नाइट्रोजन परिवार वालों का -3 से -5 तक हो सकता है। तो बैलेंसी जो होती है इनकी अब इंक्रीज हो गई, यानी कि -1 से -7, -2 से -6, -3 से -5 तक हो सकता है। तो यहाँ से ये कंफर्म हुआ कि जो वर्ग 1 और 2 के तत्व होते हैं यानी एस ब्लॉक के, जिसमें फर्स्ट ए या क्षारीय धातुओं का संयोजकता कितना होता है, +1, क्योंकि उनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। और जो सेकेंड ए है या क्षारीय मृदा धातुएं, उनकी संयोजकता कितनी होती है, +2, क्योंकि उनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इसके अलावा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इन सभी फैमिली या वर्ग का संयोजकता बदलता रहता है, फिक्स नहीं रहता है। तो इन सभी की बैलेंसी अब इनकी लिमिट हो गई, कहाँ से, -3 से लेकर +5 तक हो सकता है। अब इसमें क्या क्या होगा देखो, इसमें या कि फिर होगा -3, या होगा -1, या 0, फिर प्लस का 1, प्लस का 3 और प्लस का 5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। उसी तरह इसका -2 हो सकता है, 0 हो सकता है, +2, +4 और +6। उसी तरह इसका -1, फिर 0, +1, +3, +5, +7। तो देखोगे इसमें कि अगर विषम संख्या है तो केवल विषम विषम रहेगा, यानी कि इसमें 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, इसमें देखोगे तो 4, 2, 6 नहीं है,
क्यों? क्योंकि इसका लिमिट ही क्या है, -1 से +7 तक। तो -1 से +7 में ऑड नंबर जो है केवल वही इनका लिमिट रहेगा, इवन नंबर या सम संख्या नहीं होगी। उसी तरह इसमें देखोगे तो -2 से +6 तक, मतलब इसमें केवल सम संख्या होगी, विषम संख्या नहीं होगी। देखोगे -2 है, +2 है, +4 है, इसमें क्या +3 है या +5 है? नहीं है, यानी कि इनकी संयोजकता ये नहीं हो सकती है। उसी तरह इसमें देखोगे तो -3 है, -1 है, +1 है, +3 है, +5 है। तो जिनका लिमिट विषम रहेगा उनका विषम संख्या होगा, जिसका लिमिट सम संख्या रहेगा उसका सम संख्या ही संयोजकता होगी, लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकता और उससे कम, यानी कि इसका संयोजकता -1 से कम नहीं हो सकता और इसकी संयोजकता +7 से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब +9, +11, +13, +15 ऐसी संयोजकता नहीं हो सकती है। उसी तरह माइनस में अगर बात करें तो -3 या -5 या -7 इसकी संयोजकता नहीं होगी, यानी कि इसका मिनिमम लिमिट कितना हो गया, -1, यानी इससे कम नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितना हो गया, +7, यानी इससे अधिक नहीं हो सकता। उसी तरह इसकी लिमिट क्या हो गई, -2, -2 से कम नहीं हो सकता, यानी -1 हो ही नहीं सकता। उसी तरह +6 से अधिक नहीं हो सकता, मतलब +8, +10, +12 ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन होगा कैसा, सम में ही। क्यों? क्योंकि इसका लिमिट क्या है, सम संख्या, +6 भी क्या है, सम, और 2 भी क्या है, सम, तो इनकी लिमिट सम में ही होगी। तो यहाँ से केवल इन दोनों का फिक्स होता है, सोडियम और मैग्नीशियम, यानी कि वर्ग 1 और वर्ग 2, यानी क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं, इनकी संयोजकता फिक्स होती है 1 और 2, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी सभी की संयोजकता परिवर्तित होती रहती है या बदलती रहती है, लेकिन जनरली या सामान्यतः हम लोग मान लेते हैं इसकी संयोजकता 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4 और इसकी 5, इसकी 6 और इसकी 7 संयोजकता होती है। यहाँ पर जो 0 ग्रुप वाले हैं उनकी संयोजकता नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, और वो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, एक्सेप्शन में जिनॉन, क्योंकि जिनॉन बंध का निर्माण कर लेता है। तो इन सभी यौगिकों का, यानी कि वर्ग 1, 2, उसके बाद देखोगे तो ये सब वर्ग कहाँ से है। अगर तुम्हें किसी के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन पता करना हो तो याद करना बहुत ही आसान है, ये 15, ये 16, ये 17, ये सभी क्या है, इनका वर्ग संख्या या वर्ग नंबर। जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, ये सब किस में आते हैं, वर्ग 13 में। कार्बन, सिलिकॉन, ये किस में आते हैं, वर्ग 14 में। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब कितने आते हैं, 15 में। ऑक्सीजन, सल्फर किस में आता है, सल्फर में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब कितने आते हैं, वर्ग 17 में। तो जिसके वर्ग में जो लास्ट संख्या होगी उसमें उतना इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे वर्ग 17 कौन है, हैलोजन परिवार, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। वर्ग 16 में कितने होंगे, 6, यानी ऑक्सीजन परिवार में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। वर्ग 15 में 5, वर्ग 14 में 4, वर्ग 13 में 3, और वर्ग 1 में 1 ही रहेगा और वर्ग 2 में 2 ही रहेगा। समझे? क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक का फिक्स है, डी ब्लॉक की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डी ब्लॉक का वैलेंसी चेंज होता रहता है, पी ब्लॉक का भी चेंज होता है, लेकिन जनरली हम लोग मानते हैं कि वर्ग 13 की वैलेंसी 3, 14 की 4, 15 की 5 और 16 की 6, 17वें वर्ग की वैलेंसी 7 होती है। तो यहाँ से यस ब्लॉक और पी ब्लॉक की वैलेंसी निकल जाती है कि कितना होगा, लेकिन उनका लिमिट भी हमें याद रखना है। समझे? तो इतना लिख लो, फिर आगे देखते हैं। तो चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसमें बंध कैसे बनते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, और ये कौन है, बेरिलियम। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2, 2s2। तो अगर इसको हम लोग देखें तो ये हो गया 1s और ये हो गया 2s। और उसके पास 2p कक्षक भी है, लेकिन वो कैसा है, 0, मतलब उसमें कोई भी खाली, पूरा कक्षक खाली है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो हमने बनाया है इसको हम लोग बोलते हैं
ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। हिंदी में बोलते हैं मूल अवस्था। मूल अवस्था। तो इसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है और पी कैसा है? 0। तो ये मूल अवस्था में कोई बंध नहीं बनाएगा, कोई बंध नहीं बनाता। फिर क्या करें? हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया आंतरिक, तो इसको छोड़ देते हैं, केवल इससे और पी से मतलब रखते हैं। तो ये हो गया हमारा 2s और इधर पर हो गया 2p कक्षक। तो यस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। और पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 0। तो अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में 0 है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये क्या करे? बंध बनाए। तो बंध बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्साइटेशन स्टेट में ले जाते हैं या उत्तेजित अवस्था में ले जाते हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है और ये यहाँ पर इस तरह से आकर के हो जाएगा। तो ये जो स्टेट होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन स्टेट। एक्साइटेशन स्टेट। हिंदी में बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। और कौन सी है उत्तेजित अवस्था? फर्स्ट, यानी कि एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट। यानी कि पहली बार हमने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके पी में भेज दिया। तो अब देखोगे तो इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। कितने? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना बंध बनाने के लिए क्या करेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दे या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। और दूसरा तरीका है कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, साझा कर ले। तो फिर इसके पास बंध बनाने के लिए हम लोग लेके आते हैं हाइड्रोजन को या फ्लोरीन को। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा क्योंकि उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन इनसे शेयरिंग कर लेगा और यहाँ पर यौगिक क्या बन जाएगा, BeH2। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि जो मूल अवस्था है वहाँ पर बेरिलियम कोई भी बंध नहीं बनाता है, लेकिन उत्तेजित अवस्था प्रथम में वो बंध बनाता है। कितने बंध बनाएगा? केवल 2, क्योंकि उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। 2 से अधिक वो बंध अब नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आंतरिक कक्षक का है और आंतरिक कक्षक के इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए ये 2 बंध यहाँ पर बना लिया। ऐसा और भी यौगिक हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लें BeF2, BeCl2। तो ऐसे बहुत सारे यौगिक जिसमें कितने बंध बने? 2 बंध बने। उन सभी में बेरिलियम कितने बंध बनाएगा? 2। तो इसकी वैलेंसी या संयोजकता कितनी हो गई? 2। और इसने ये जो यौगिक बनाया है ये कब बनाया था? जब उत्तेजित अवस्था प्रथम हुई। उसी तरह अगर हम लोग दूसरे यौगिक में देखते हैं या तत्वों में, तो दूसरा जो है उसको हम लोग ले रहे हैं बोरॉन को। तो बोरॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। तो इसकी तो हम लोग बात नहीं करेंगे, हमें इससे मतलब क्योंकि ये क्या हो गया, आंतरिक कक्षक या इनर ऑर्बिटल। तो जब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये इसका s जिसमें कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन भरे हैं, और ये इसका p जिसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब देखोगे तो ये इसकी कौन सी अवस्था हो गई? मूल अवस्था। कौन सी अवस्था हो गई? मूल अवस्था। तो मूल अवस्था में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही बंध बनाएगा। तो इसके पास अभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। लेकिन ये बंध अभी भी नहीं बना पाता। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह मूल अवस्था में बंध
नहीं बनाता, तो फिर क्या करें, इसका एक्साइटेशन कर दें और ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए, मतलब सभी को क्या कर दें, अयुग्मित या अनपेयर्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसका p में चला जाएगा, तो ये एक और ये, अब अयुग्मित कितने हो गए, 3, और ये अब 3 बंध बना सकता है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को लेके आ जाओ, या 3 फ्लोरीन लेके आ जाओ, या 3 क्लोरीन लेके आ जाओ, और इनमें ये लोग इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेंगे, शेयरिंग या पेयर कर लेंगे, और ये इसकी क्या हो जाएगी, एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट या उत्तेजित अवस्था प्रथम। ऐसा यौगिक कौन बनेगा, BH3, BF3, BCl3। तो ये सभी यौगिक में बंध कितने हुए, 3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साझा कितना हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन का, तो बंध भी कितना बनेगा, 3। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3। तो इस तरह से यौगिक अपने संयोजकता के हिसाब से बंध बनाते हैं, मतलब संयोजकता से अधिक बंध नहीं बना सकते, अगर बनाएंगे तो उसमें कुछ न कुछ कारण रहेगा। समझे, इतना लिख लो, फिर आगे देखते हैं। चलो अगला देखते हैं एग्जाम्पल। कार्बन परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। तो हम लोग इसका जो मूल स्टेट है उसको देखते हैं। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये इसका क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट या मूल अवस्था। इस कंडीशन में ये केवल एक यौगिक बनाता है और उसका नाम है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। केवल एक यौगिक का निर्माण करेगा, लेकिन जैसे ही ये कहाँ चला गया, एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट में, तो सभी इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो जाएंगे, अयुग्मित या अनपेयर्ड। और इस कंडीशन में जब 4 अयुग्मित हो जाएंगे तो वो बहुत सारे यौगिक को बनाता है, जैसे CH4, C2H2, CO2, CCl4, C2H4, C2H2 अच्छा लिख दिए ना, CS2। ऐसे बहुत सारे यौगिकों का निर्माण कार्बन कर सकता है। इन सभी में देखोगे तो बंध की संख्या कितनी होगी, 4। 4 से अधिक बंध नहीं होगा। जैसे देखोगे तो इसमें कार्बन कितना, 1, हाइड्रोजन कितना, 4, तो बंध कितने बने होंगे, 4। उसी तरह इसमें देखोगे तो इसमें भी 4 बंध है, लेकिन जब इसकी संरचना को देखोगे तभी पता चलेगा। तो देखोगे इस कार्बन के पास कितने बंध, 3 इधर हैं और 1 इधर, 4। उसी तरह इस कार्बन के पास 4 बंध है, 1 इधर और 3 इधर, तो 4। इसको भी देखोगे तो इसके पास भी 4 बंध होता है, कैसे, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो इस कार्बन के पास 4 बंध, 2 इधर और 2 इधर, तो सभी के पास कितने बंध हैं, 4। यानी कि कार्बन एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट या प्रथम उत्तेजित अवस्था में 4 बंध बनाता है, और मूल अवस्था में केवल 2 ही बंध बनाता है। मूल अवस्था में कितने बंध बनाता है, 2। क्यों, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और वो यौगिक कौन सा है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसी तरह अगर हम लोग अगले यौगिक या तत्व की बात करें तो नाइट्रोजन को देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पर S को बनाते हैं, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तो इसमें 3 हमने भर दिए। तो अब देखोगे तो ये जो हमने बनाया है ये इसकी क्या हो गई, ग्राउंड स्टेट या मूल अवस्था। इलेक्ट्रॉन अभी कितने हैं, 3, और तीनों क्या हैं, अयुग्मित। तो अभी ये कितने बंध बना सकता है,
3 बंध बना सकता है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर 3 बंध बना लेगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखें, एग्जाम्पल NH3, NF3, NCl3, तो ये जो भी यौगिक है ये सब कब बनाया था नाइट्रोजन? जब मूल अवस्था में था, क्योंकि मूल अवस्था में उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3, तो बंध भी कितने बनाएगा? 3। अगर हम लोग इसके उत्तेजन अवस्था या एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट की बात करें तो इसमें उत्तेजन संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2s भी आ गया, 2p भी आ गया, अब बचा गया 2d, और 2d कक्षक कभी होता ही नहीं है। होता क्या है? 3d। तो दूसरे आवर्त में 3d कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका नाम क्या है? 3d, यानी कि वो शुरू ही कहां से होगा? तीसरे आवर्त से। तो ये कहाँ का है नाइट्रोजन? दूसरे आवर्त का। तो 2d यहाँ पर हो ही नहीं सकता, यानी कि अब इसके पास और कोई कक्षक नहीं है। तो हम लोग अगर उत्तेजित भी करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन में एक्साइटेशन या उत्तेजन संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज लिख देते हैं नाइट्रोजन में उत्तेजन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिक्त कक्षक या वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि रिक्त कक्षक या बोले वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो नाइट्रोजन जो भी यौगिक बनाता है वो सब कहाँ बनाता है? अपने मूल अवस्था में ही बनाता है। लेकिन अगर हम लोग यहीं पर बात करें किसकी? फास्फोरस की। किसकी? फास्फोरस की। तो देखना, नाइट्रोजन इधर कौन है? फास्फोरस। परमाणु क्रमांक 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें अगर देखोगे तो हमें यहाँ पर जो है इनसे मतलब है, इनसे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो है। दूसरे कक्षा में 8, वो भी है। यानी कि ये क्या हो गया? अक्रिय विन्यास। तो इनसे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, यानी कि इनका एक्साइटेशन या उत्तेजन संभव नहीं है। तो एक्साइटेशन या उत्तेजन किसका संभव है? केवल बाह्यतम कोश का, आंतरिक कोश का नहीं। तो हमें केवल इनसे मतलब है, इससे हमें मतलब नहीं है। तो ये हो गया 3s2 और ये हो गया 3p। कितने इलेक्ट्रॉन? 3। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये इसकी कौन सी अवस्था हो गई? मूल अवस्था। कौन सी अवस्था? मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट। तो इसके मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो ये बंध कितना बनाएगा? 3। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल PCl3। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको क्या कर दे? एक्साइटेशन कर दे, यानी कि उत्तेजित कर दे। तो एक्साइटेशन फर्स्ट यानी प्रथम उत्तेजित अवस्था, तो S का इलेक्ट्रॉन निकल करके चला जाएगा, लेकिन P में नहीं जाएगा, क्योंकि P में पहले से ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? D में जाएगा। और ये कौन हो गया? 3D। क्यों? क्योंकि फास्फोरस तीसरे आवर्त का तत्व है और तीसरे आवर्त से डी स्टार्ट हो जाता है, जबकि नाइट्रोजन दूसरे आवर्त का है और दूसरे आवर्त में डी होता ही नहीं है। इसलिए नाइट्रोजन का उत्तेजन संभव नहीं है, जबकि फास्फोरस का उत्तेजन संभव है। तो नाइट्रोजन केवल 3 बंध बनाएगा, जबकि फास्फोरस 3 के साथ साथ 5 भी बंध बनाएगा। क्यों? क्योंकि उत्तेजन अवस्था प्रथम में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 हो गए। तो अब बंध भी कितना बनेगा? 5। एग्जाम्पल की बात करें तो PCl5, क्योंकि ये कितने बंध बना लिया? 5। लेकिन नाइट्रोजन में कभी भी यहाँ पे देखोगे NCl3 बना है,
NCl5 नहीं बनता। जैसे यहाँ पे PCl3 बना है, उसी तरह यहाँ पे NCl3 बना है। यहाँ पे PCl5 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे NCl5 कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास रिक्त कक्षक नहीं होते, और जब रिक्त कक्षक नहीं होगा तो उत्तेजन कराना भी संभव नहीं है। इसलिए फास्फोरस की संयोजकता 5 और 3 दोनों हो सकती है। समझे? छाप दो इसको। 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना? 8। अगर हम लोग इसके ग्राउंड स्टेट या मूल अवस्था की बात करें तो देखोगे तो हमें केवल आउटर सेल या बाह्य कोश से मतलब होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। बाह्यतम कोश में कितने हैं? 6। क्योंकि ये तो कहाँ चला गया? इनर में, क्योंकि प्रथम कोश या कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो अब बचे कितने बाहर? 6। तो ये 2 और 4 इधर, कितने हो गए? 6। 2 इलेक्ट्रॉन क्या है इसका? अयुग्मित है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके क्या है? अयुग्मित है। तो ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है। जैसे एग्जाम्पल में O2 ले लो, या OF2 ले लो, या H2O ले लो। ये सभी में देखोगे तो ऑक्सीजन का बंध कितना है? 2 है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट या उत्तेजित अवस्था प्रथम की, तो ऐसा इसमें कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास अब रिक्त कक्षक नहीं है। 2p था, वो 2 हमने भर दिए। अब इसके पास 2d है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरे आवर्त या दूसरे पीरियड से डी कक्षक कभी स्टार्ट होता ही नहीं है, इसलिए इसमें उत्तेजन भी संभव नहीं है। तो ऑक्सीजन अधिकतम कितने बंध बना सकता है? 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 2। लेकिन अगर हम लोग बात करें सल्फर की, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है। तो हमें इनसे तो मतलब है ही नहीं। हमें मतलब किससे है? केवल आउटर सेल से। क्यों? क्योंकि ये कहाँ चले गए? इनर में। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8। तो अब बचा कौन? केवल बाह्यतम कोश। और संयोजकता भी क्या बोलता है? बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो हमने बोला कि इसका जो लास्ट डिजिट है 16 है, या कि ये वर्ग 16 का है, इसलिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमें केवल बाह्यतम कोश से मतलब है, तो हम इसका बाह्यतम कोश बना देते हैं। ये कौन है? 3s, और इधर ये कौन हो गया? 3p। कितने इलेक्ट्रॉन है p में? 4। तो ये हो गया 3p। अभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। इसका मतलब कि ये जो अवस्था है, ये कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट। और यहाँ पर ये 2 बंध बना सकता है। जैसे एग्जाम्पल SF2। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करें? उत्तेजित कर दे, यानी कि एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट, यानी पहली बार उत्तेजित करेंगे, तो इसका S का इलेक्ट्रॉन वैसा ही रहेगा। अभी पहले कौन जाएगा? P का। पहले P का अयुग्मित होगा, उसके बाद S का। तो P का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? D में। कहाँ चला जाएगा? D में। तो इधर आ गया 3D कक्षक, ये आ गया D में। ये है 3s, ये है 3p, और ये है 3d, ठीक है। तो देखो, तुम लोग कभी पढ़े होगे कि ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर देखोगे तो ये और ये, यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बंध में भाग नहीं लेते, वो सब क्या होते हैं? लोन पेयर, या एकांकी युग्म हिंदी में बोलते हैं। तो देखोगे ये और ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हैं, क्योंकि ये लोग बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। उसी तरह सल्फर में देखोगे तो अभी ये और ये है, क्योंकि ये दोनों बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। तो क्लोरीन फ्लोरीन में जब आएगा तो वहां पर भी देख लेंगे। तो देखना यहाँ पर अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। तो यहाँ पर बंध भी कितना बनेगा? 4। एग्जाम्पल SF4। आगे अगर हम लोग इसी में देखें
एक्साइटेशन स्टेट सेकेंड। तो अब इलेक्ट्रॉन कौन उत्तेजित होगा? एस का। पहले कौन हुआ था? पी का, लेकिन अब कौन होगा? एस का। तो यहाँ पर ये हो गया 3s एक इलेक्ट्रॉन, इधर पे हो गया 3p और इधर पे हो गया 3d। तो देखोगे अब इलेक्ट्रॉन कितने अयुग्मित हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर 6 हैं तो अब यहाँ पर बंध भी कितना बनेगा? 6। एग्जाम्पल में SF6। समझे? तो इस तरह से यौगिक की वैलेंसी या संयोजकता को हम लोग चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि O2 का निर्माण किस अवस्था में होता है, मूल अवस्था में या उत्तेजित अवस्था में? ये सब क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। अगर इसी में हम लोग आगे देखें किसको? फ्लोरीन को। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5। तो ये तो हो गया इनर, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल आउटर सेल से मतलब होता है। तो इसके P में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। अभी इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो अगर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये एक बंध बना लेता है, ये एक बंध बना लेगा। जैसे एग्जाम्पल में HF है, अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था। कौन सी अवस्था? मूल अवस्था। और यहाँ पर जो यौगिक बनेगा वो क्या बन गया? HF। तो ये अपने मूल अवस्था में HF बना लेगा। लेकिन क्या यहाँ पर उत्तेजित अवस्था संभव है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2D कक्षक होता ही नहीं है, तो यहाँ पर उत्तेजन भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्साइटेशन स्टेट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2D कक्षक अनुपस्थित होता है। समझे? छाप लो। अगला चलो देख लेते हैं क्लोरीन को। परमाणु क्रमांक 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो हमें केवल बाहर वालों से मतलब है। तो देखते हैं इसका ग्राउंड स्टेट या मूल अवस्था। तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो देखोगे तो क्लोरीन के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कब? मूल अवस्था में। कब है? मूल अवस्था में। तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक है तो बंध भी कितना बनेगा? एक। तो एग्जाम्पल ClF। ठीक है? अब इसको हम लोग लेके चलते हैं कहाँ? एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट में। तो सबसे पहले कहाँ का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा? P का। कहाँ का? P का। और ये इलेक्ट्रॉन, अभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो बंध भी कितना बनेगा? 3। एग्जाम्पल ClF3। अब हम लोग इसको लेके चल दिए कहाँ? एक्साइटेशन स्टेट सेकेंड में। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। तो बंध भी कितने बनेंगे? 5। तो क्या हो जाएगा? ClF5। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक्साइटेशन स्टेट थर्ड की, तो यहाँ पर ये S, ये P और ये D। तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। तो यहाँ पर बंध कितने बनेंगे? 7। लेकिन जो यौगिक बनता है ClF7, ये अस्तित्व में नहीं होता है, क्योंकि क्लोरीन का आकार बहुत छोटा है।
इसके जगह पर IF7 बनता है। मतलब अगर क्लोरीन की जगह आयोडीन लो तो ये बन जाएगा, लेकिन क्लोरीन ले लो तो नहीं बनता है, क्योंकि क्लोरीन का आकार छोटा है, और छोटा है तो जो बंध बनेंगे वो बहुत पास पास होंगे, इसलिए प्रतिकर्षण ज्यादा, तो स्थायित्व तो कम होगा। लेकिन आयोडीन का आकार बड़ा होता है तो स्टेबल होता है ये कंपाउंड। समझे?